मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजी सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाना, ना कि गानों का रिमिक्स बजाना। डियर स्टूडेंट्स, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। चलिए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्लास 12th के बच्चे जो कि नागरिक शास्त्र के हैं, सिविक्स के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, वो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए प्रश्नों की सीरीज में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों की सीरीज पर बात की जाएगी। और सभी के सभी जो प्रश्न है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं, और इन सभी प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना पूरी की पूरी बनी हुई है। तो डिरेक्शन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है आप लोग का। पहला ही प्रश्न देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक किसे माना जाता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है और इस प्रश्न के आने की संभावना ही बनी हुई है। पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक जो माना जाता है, डिस्टेंस देखिए कौन है। रूस को, अमेरिका को, बर्लिन की दीवार को, चीन को। जैसे देखिए पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक जो माना जाता है वो बर्लिन की दीवार को माना जाता है। ठीक है, तो ये विकल्प नंबर जो सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिस्टेंस हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर प्रश्नों की सीरीज में अब दूसरे प्रश्न की ओर। थोड़ा मैं पीडीएफ वगैरह का थोड़ा सा और बड़ा कर ले रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को और भी अच्छे से ये समझ में आएगा। चलिए डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर देखते हैं यहाँ प्रश्न संख्या 2 को। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है। वर्ष 1952, वर्ष 1952 की बात हो रही है। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। देखिए गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, तमिलनाडु है। तो लिसन देखिए 1952 में जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तो उस समय जो पहला राज्य बना था भाषा के आधार पर वो था आंध्र प्रदेश। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है डिस्टेंस, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरे प्रश्न का जो विकल्प नंबर बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डिस्टेंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा डिस्टेंस, से पूरा देखिएगा। और जितने भी बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज आपके साथ बात की जा रही है, ये सभी के सभी प्रश्न आए हुए हैं और आगे भी आएंगे निश्चित तौर पर। डिस्टेंस अभी बैठिए, जब आप लोग बोर्ड के एग्जाम में तो खुद ही आप लोग बताएंगे हाँ सर आपके जो सेशन आपने बताया था उसमें से बहुत सारे प्रश्न मुझे मिले हैं। और जैसे पिछली बार के जो हाईएस्ट विद्यार्थी थे वो लगभग 95-96 नंबर तक बच्चे यहाँ पर डीजे सर चैनल से स्टडी करके सिविक्स में लाए हुए हैं। ठीक है डिस्टेंस, तो लोगों के भरोसे पर खरा उतरने वाला ये चैनल डिस्टेंस, इसका नाम है डीजे सर। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो सोशलॉजी और सिविक्स का तो जान है ये, इस यानी इस चैनल की जान है ये। तो ये डिस्टेंस, ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे दूर तक फैलाइएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और यूरोपीय संघ के कौन से 2 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। यूरोपीय संघ के देखिए ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, इटली, जर्मनी, भारत, श्रीलंका। तो लिसन देखिए प्रश्न से ही पता चल रहा है यूरोपीय संघ में देखिए ब्रिटेन और फ्रांस को लिया जाता है, तो ब्रिटेन और फ्रांस जो होगा वो राइट होगा। तो तीसरे प्रश्न का जो विकल्प नंबर ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है लिसन, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न संख्या 3 भी। देखिए लिसन, जितने भी बहुविकल्पी की बात की जाएगी आप लोगों के साथ वो सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि बार-बार आए गए हैं, बार-बार पूछे गए हैं और ये प्रश्न निश्चित तौर पर ये सभी प्रश्न फिर से पूछे जा सकते हैं। नक्सलवादी आंदोलन का कब प्रारंभ हुआ था? देखिए नक्सलवादी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 हो जाएगा। तो लिसन देखिए इसका विकल्प नंबर जो सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1967 में क्या हुआ था? नक्सलवादी आंदोलन हुआ था। यानी चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है लिसन्स, ये प्रश्न जो है, ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों में एक है। देखिए यहाँ पर हम लोग अगर बात करें, यहाँ पर परमाणु अप्रसार संधि की बात हो रही है। देखिए पांचवा प्रश्न हम लोग का परमाणु अप्रसार संधि से है रिलेटेड। एनपीटी, कभी कभी एनपीटी का पूरा फुल फॉर्म पूछ देता है, तो याद रखिएगा परमाणु अप्रसार संधि। ठीक है, की परिभाषा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा परमाणु शक्ति संपन्न नहीं माना गया है। देखिए परमाणु शक्ति संपन्न इनमें से कौन नहीं माना गया? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। तो देखिए यहाँ पर जो जापान देश है उसे परमाणु शक्ति संपन्न नहीं माना गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जबकि जो है वो परमाणु शक्ति से ये पूरी तरीके से समझ लीजिए संपन्न है, लैस हैं। ठीक है, और जान ही रहे हैं कि परमाणु बम का कहर झेलने वाला जो पहला दुनिया का पहला देश है डिस्टेंस, वो कौन है? जापान है। ठीक है ना, और वो कितनी बर्बादी वहाँ पर बड़े पैमाने पर हुई है ये तो इसको तो सभी लोग अच्छे से जानते हैं। और इस पर रिलेटेड भी मैंने देखिए प्रश्न शामिल किए हुए हैं आज के सेशन में, अभी आएगा आपको देखने को मिलेगा आगे। खाद्य संकट की सबसे भयानक स्थिति कहाँ थी? खाद्य संकट की सबसे भयानक स्थिति कहाँ थी? राजस्थान में, बिहार में, कर्नाटक।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर जो बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो खाद्य संकट का सबसे भयानक स्थिति देखा गया था वो था बिहार में, ठीक है डिस्टेंस। तो बिहार में सबसे बड़े पैमाने पर जो था भयानक स्थिति थी यहाँ पर। तो छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ताशकंद समझौता बहुत ही पॉपुलर डिस्टेंस, ताशकंद समझौता किसके मध्य हुआ था, तो भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, भारत भूटान। तो डिस्टेंस से देखिए ताशकंद समझौता जो हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। किसके बीच में होता, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो सातवें प्रश्न का विकल्प नंबर जो ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है डिस्टेंस। और ये बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न डिस्टेंस। आप लोग जाकर 2 साल 3 साल का अगर पेपर है तो मिलाइए और देखिए, खुद आप कहेंगे कि हाँ सर जितने प्रश्नों का आपने डिस्कशन किया है सब एक से बढ़कर एक थे। भारत भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण जो किया गया था किसके आधार पर किया गया था, जनसंख्या के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो लिसन देखिए धार्मिक आधार पर देखिए बंटवारा हुआ था। देखिए बात थी यहाँ पर उस समय कांग्रेस की बात हो रही थी और मुस्लिम लीग की। तो कांग्रेस तो में अलग ही बात होगी, मुस्लिम लीग में देखिए मुख्य रूप से मुस्लिम बहुसंख्यक में लोग थे और यहाँ पर इसमें हिंदू बहुसंख्यक की बात हो गई थी कांग्रेस में। इस तरीके से पार्टियां बढ़ गई थी और ये धर्म के नाम पर ही ये विभाजन हुआ था ना भारत और पाकिस्तान का। इसमें कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के तौर पर क्या किया गया, पाकिस्तान को दे दिया गया जगह और भारत तो जो मिला वो तो था ही भारत जो। तो यहाँ पर इसने के धर्म के आधार पर, किसके आधार पर किया गया था, धर्म के आधार पर, ठीक है ना। और इसमें पंडित नेहरू की बात होती है और मोहम्मद अली जिन्ना की बात होती है। तो वो दोनों क्या था, प्रधानमंत्री बनना तो ये बनना वो बनना, दुनिया भर का उसमें था नौटंकी। ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर कब हमला किया, देखिए दोस्तों ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर कब हमला किया। ये हम लोग का प्रश्न संख्या जो है वो 9 है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इसमें विकल्प क्या दिया गया है, ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर हमला किया था 1952, 1956, 1960, 1962। तो दोस्तों देखिए विकल्प नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर हमला किया हुआ था, ठीक है। ये 9वां प्रश्न हो जाएगा आप लोग का। रीडर्स क्रम आप लोग के कुछ आगे पीछे मिलेंगे लेकिन प्रश्नों की सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब 10वें प्रश्न की ओर। वर्ष 1975 में देश में आपातकाल किस आधार पर लागू किया गया था, देखिए दोस्तों बात हो रही है सन 1975 की देश में आपातकाल। इंदिरा गांधी उस समय यहाँ की प्रधानमंत्री, देखिए भारतवर्ष की प्रधानमंत्री थी और इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था, आपातकाल लगाया गया था। विपक्ष का दबाव था, बाहरी आक्रमण था, आंतरिक अशांति थी, संवैधानिक तंत्र की विफलता थी। तो लेसन देखिए इसमें आंतरिक अशांति को जो बताया गया था मुख्य रूप से वजह बताया गया था, ठीक है। देश में आपातकालीन जो लगाया गया था वो क्या बताया गया था, आंतरिक अशांति को बताया गया था, ठीक है ना। ये प्रश्न जो है ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। चलिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न संख्या हम लोग का 11वां क्या है, ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है ताड़ी विरोधी आंदोलन की। ताड़ी विरोधी आंदोलन जो हुआ था वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों देखिए ताड़ी विरोधी जो आंदोलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, यानी आंध्र प्रदेश तो था ही राज्य वो और वहाँ का कौन सा जिला, नेल्लोर जिले में हुआ था, ठीक है ना। इसमें कि शराब ताड़ी को लेकर जो महिलाएं थी वो सशक्त हो गई थी और जैसे पीते वगैरह लोग थे तो उनके विरोध में वो लोग इस पर इसका विरोध की हुई थी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग अब 12वें प्रश्न की ओर। देखिए 12वां हम लोग का प्रश्न क्या है, अयोध्या की बाबरी विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। देखिए दोस्तों ये बड़ा हाईलाइटेड प्रश्न है और कहने का मतलब क्या है, करंट को ध्यान में रखते हुए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विकल्प नंबर ए दिया गया राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, मायावती, मुलायम सिंह यादव। देखिए दोस्तों जब अब अयोध्या की बाबरी विध्वंस हुआ था उस समय कल्याण सिंह जो थे वही थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और दोस्तों इनका भी देहांत हुआ है अभी हाल ही में, तो देखा जाए तो इसी दृष्टिकोण से भी ये प्रश्न जो होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो 12वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इन प्रश्नों को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा दोस्तों, सभी प्रश्नों को एक बार जरूर देख कर जाइएगा आप लोग को, आप सभी लोग एग्जाम में। और याद रखिएगा यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। डीजे सर का वादा बोर्ड में दिलाएंगे नंबर ज़्यादा। डीजे सर के साथ मिलकर कर लो बोर्ड की तैयारी। डीजे सर के साथ मिलकर कर लो बोर्ड की तैयारी, क्योंकि इस बार है आपकी बारी, ठीक है दोस्तों। तो आपकी बारी है तो सावधान भी आप ही लोगों को रहना पड़ेगा, किसी और को नहीं। यदि बनना है बोर्ड का
तो चलानी पड़ेगी अपनी नीत पर चापर। तो डिस्टेंस यदि याद रखिएगा, अपने सर पर चाहते हैं ताज, तो आज तो आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की सीरीज में। मैंने पहले ही बताया कि मैंने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कशन करा रहा हूँ। ये नंबर की कोई मायने नहीं रखेंगे सेशन में। निम्नलिखित में से कौन से देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे? निम्न में से कौन से देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे? देखिए यहाँ बात होती है, भारत की बात होती है, मिस्र की बात होती है, यूगोस्लाविया की बात होती है। यही तीनों देश के जो प्रमुख के तौर पर उस समय लिए गए थे, वही लोगों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ भारत है लेकिन चीन नहीं है, चीन है अमेरिका दोनों गायब हो गए। भारत और यूगोस्लाविया ये तो सही है, भारत और इंडोनेशिया। तो कहने का मतलब विकल्प नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, भारत और यूगोस्लाविया। और इसमें मिस्र भी अगर रहता तो वो भी सही हो जाता। तो भारत और यूगोस्लाविया जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डिविजन्स, तो ये प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और डिविजन जितने भी मैं प्रश्नों का डिस्कशन आप लोग के साथ कर रहा हूँ, ये सभी के सभी जो प्रश्न हैं वो एक से बढ़कर एक हैं और पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से तैयारी करिएगा। निम्नलिखित से कौन सा देश पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास रखता है? देखिए यहाँ पर बात हो रही है पूंजीवादी की बात हो रही है, साम्यवादी की बात हो रही है। तो पूंजीवादी की बात, पूंजीवादी जब भी बात होता है डिस्कशन, देखिए यहाँ पर जब पूंजीवादी की बात हो रही है, पूंजीवादी की, तो पूंजीवादी में तो आप लोग जान ही रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को कौन पा सकता है? ठीक है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। और अगर साम्यवादी होता तो रूस जो होता है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो दोनों प्रश्नों में कंफ्यूज मत होइएगा डिस्कशन। तो पूंजीवादी के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। और 1991 में 1991 की मुख्य घटना क्या है? देखिए 1991 में कौन सी घटना जो थी वो मुख्य रूप से हुई थी? सोवियत संघ का विघटन हुआ था, संयुक्त राजतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन हुआ था, बर्लिन की दीवार को तोड़ा गया था, सार्क थेरेपी नीति का प्रयोग किया गया था। तो लिसन देखिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो बात हुई थी, सोवियत संघ का इसमें विघटन हुआ था। ठीक है ना, सोवियत संघ जो था डिविजन वो 1991 में यानी 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो तीसरे प्रश्न का ये जो दिया गया अगला नेक्स्ट प्रश्न था, उसका राइट आंसर जो होगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डिविजन, प्रश्नों की सीरीज मैंने पहले ही कहा कि क्रम थोड़ा सा हम लोग का इधर उधर हो जाएगा, लेकिन प्रश्नों की सीरीज को आप याद रखिएगा। जितने भी प्रश्नों को शामिल किया गया सब एक से बढ़कर एक है और निश्चित तौर पर ये सभी प्रश्न जो होंगे डिविजन वो आप लोग को लाभान्वित जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे यहाँ पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए प्रश्न क्या है हम लोग का, प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो है, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य देश कौन नहीं है इनमें से? विकल्प नंबर ए दिया गया भारत, बी जो दिया गया फ्रांस, सी जो दिया गया इंग्लैंड और डी जो दिया गया इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया जो होगा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कि चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, आसियान का सदस्य जो देश है इनमें से वो इंडोनेशिया जो है वो आसियान का सदस्य देश है। ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्कशन आप लोगों का। जितने भी प्रश्नों का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ सभी के सभी प्रश्न जो हैं एक से बढ़कर एक है और इन प्रश्नों को बिना मतलब समझ लीजिए पूरी तैयारी करके जाइएगा डिस्कशन, इन प्रश्नों को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अगर आप पूरे प्रश्नों को देख लेते हैं एक बार तो समझ लीजिए कि आपके तो लगभग 8 से 10 प्रश्न जो होंगे यहीं से मिल जाएंगे। पहला देखिए प्रश्न, देखिए 19 प्रश्न क्या, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए डिस्कशन जो 1992 का पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? 1992 का पृथ्वी सम्मेलन वो हुआ था ब्राजील में। कहाँ पर हुआ था डिस्टेंस? ब्राजील में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ब्राजील। और ब्राजील का जो शहर कभी पूछ दिया अगर आप लोगों से तो रियो डी जेनरियो। कौन था शहर? रियो डी जेनरियो में हुआ था डिस्टेंस ये सम्मेलन। ठीक है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जो किया गया था डिस्टेंस वो कहाँ पर हुआ था? ब्राजील में। और ब्राजील का जो शहर था वो क्या था? रियो डी जेनरियो था। ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा, बात को भूलिएगा नहीं। वही प्रश्न देखिए यहाँ पर फिर से आप लोग को देखने को मिल रहा है, संपूर्ण क्रांति के जनक कौन है? संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? ये देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और इन सभी पर का डिटेल भी मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी पहले ही, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी। और मैंने पहले बताया कि सिविक्स की पढ़ाई के लिए जो नंबर 1 चैनल उसका नाम है डीजे सर। ठीक है पहले नंबर पर जो आता है उसका नाम है डीजे सर। ठीक है, तो इस चैनल का भरपूर लाभ उठाइए और लोगों को भी इस चैनल से लाभान्वित कीजिए। संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? विकल्प नंबर ए दिया गया राम मनोहर लोहिया, बी जो दिया गया इंदिरा गांधी, सी जो दिया गया जयप्रकाश नारायण और डी जो दिया गया लाल बहादुर शास्त्री। तो जयप्रकाश नारायण जो थे डिस्टेंस वही थे क्या? संपूर्ण क्रांति के जनक। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना, और इन लोगों ने उस समय इनके जो गठन में देखिए वो जो
चुनाव हुआ था, जिसमें कि इंदिरा गांधी को क्या हुआ था, बहुत बड़े पैमाने पर जो देखिए बुरी पराजय का सामना करना पड़ा था। ठीक है ना डिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए डिस्टेंस हम लोग का प्रश्न क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी। देखिए पहले तो ये प्रश्न देखिए INA अगर पूछ दिया जाए तो INA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन नेशनल आर्मी होता है। क्या होता है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और जवाहरलाल नेहरू। तो डिस्टेंस देखिए इंडियन नेशनल आर्मी, आर्मी की जब बात होती है तो देखिए यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी का नाम जो होता है वो सबसे पहले आता है, क्योंकि देखिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की हुई थी ना। तो इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है ना। तो ये प्रश्न भी जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये वही प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस समय डिस्टेंस कौन थे प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे डिस्टेंस वही थे भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय प्रधानमंत्री। कौन था, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है डिस्टेंस। ये प्रश्न जो है ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस। देखिए दलित पैंथर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है आप लोग को। ठीक है डिस्टेंस, तो देख लीजिएगा एक बार। दलित पैंथर संगठन का उदय किस राज्य में हुआ था, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। तो डिस्टेंस देखिए दलित पैंथर्स का जो संगठन का गठन किया गया था वो महाराष्ट्र में हुआ था। तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर है विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डिस्टेंस। प्रश्नों की सीरीज तो मैंने बहुत सारे प्रश्नों की सीरीज आप लोगों को तैयार करा दिए और ये सभी के सभी जो बहुविकल्पी हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने तो पहले ही आप लोग को बताया कि यदि ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। देखिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज का क्या मतलब होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को अगर आप तैयार करते हैं तो उससे आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिलता है। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आप लोग के अंदर जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड एग्जामिनेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एग्जाम लाइफ में कोई भी एग्जाम आप लोग को मिले सबको आप आसानी से क्रैक कर जाएंगे। ठीक है डिस्टेंस। और ये सभी प्रश्नों की सीरीज वगैरह का जैसे PDF वगैरह और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को प्राप्त करने के लिए डिस्टेंस आप लोग को एक नंबर भी ज्वाइन करना पड़ेगा छोटा सा एक, देख लीजिए डिस्टेंस ये नंबर 950। ठीक है, 600 क्या है 90 हो जाएगा, 950, 690 और ये हो जाएगा 285 और लास्ट में हो जाएगा आप सभी लोगों का 7। तो 950, 690, 285, 950, 690, 285 7 नाम का ये नंबर डिस्टेंस। और इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कीजिएगा और याद रखिएगा कि स्टडी के लिए जो पहला नंबर 1 प्रायोरिटी वाला चैनल डिस्टेंस नागरिक शास्त्र के लिए वो है डीजे सर, और समाज शास्त्र के लिए भी नंबर 1 चैनल वो है डीजे सर। और डिस्टेंस लगभग रात्रि के इस समय देखिए 11 साढ़े 11 बज रहे हैं लगभग, और इतने रात्रि में भी आप लोग के लिए इतना परिश्रम हो रहा है तो आप लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है डिस्टेंस कि आप लोग भी इस चैनल के लिए अपना एक महत्वपूर्ण सहयोग जरूर करें। सहयोग का मतलब क्या है डिस्टेंस, अपने क्लासमेट पर दूर दराज तक जरूर फैलाएं और वो जो नंबर मैंने दे रखा है उससे भी दूर दराज तक जरूर फैलाइए। 1975 में आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई थी। और डिस्टेंस यदि मैंने आप लोग का समय कुछ लिया हुआ है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है ऑडिशंस, कहने का मतलब क्या होता है, वीडियो आप लोग को सेशन पसंद आता है, आप लोग को वीडियो अच्छा भी लगता है, आप लोग को सब कुछ ही बेहतर लगता है, लेक्चर पूरा अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग 2-3 चीज़ें भूल जाते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो डिस्टेंस से ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इन सभी चीज़ों में ज़्यादातर प्रॉफिट जो है आप ही को मिलने वाला है। केवल प्रॉफिट जो मिलना है डिस्टेंस तो डिजिट इस चैनल को तो केवल आपके शेयरिंग से मिलेगा। तो शेयरिंग के साथ ही साथ थोड़ा सा इस चैनल के केयरिंग पर भी ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस। यदि करना चाहते हैं चैनल का केयरिंग अच्छे से तो इसे जरूर कर दीजिए, इस अपने अंदर भी थोड़ा सा लाइए शेयरिंग। 1972 में आपातकाल की घोषणा संविधान के अनुच्छेद के तहत की गई थी। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर था 352 अनुच्छेद, कौन सा था 352 अनुच्छेद के तहत किया गया था। ठीक ना। 1975 में जो आपातकाल की घोषणा की गई थी वो किस अनुच्छेद के तहत की गई थी, 352 अनुच्छेद के तहत जो किया गया था 1975 में आपातकाल का घोषणा हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, लगभग 10-12 प्रश्नों की सीरीज का मैं सीरीज का तैयारी करा रहा हूँ आप लोगों को डिस्टेंस। ठीक है, ये सभी के सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की बात आ गई। चलिए देखिए हम लोग अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में चल रहे हैं डिस्टेंस, वहां से देखिए प्रश्न क्या आप लोग का बना हुआ है।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में कौन सा मित्र राष्ट्र का सदस्य नहीं था? मित्र राष्ट्र का सदस्य इनमें से कौन नहीं था? इसके बारे में बात करना है हम लोग को। देखिए, जापान हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो बात आती है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तो ये जापान जो था वो डिस्टेंस वो मित्र राष्ट्रों में नहीं था, ये ध्रुवीय राष्ट्रों में था। इसीलिए देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस पर बम गिराया हुआ था डिस्टेंस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और जापान भी डिस्टेंस कहने के मामले में छोटा सा था, लेकिन समझ लीजिए एकदम तबाही वाला खतरनाक देश था, और टेक्नोलॉजी के मामले में भी। और देखिए इतने बड़ी त्रासदी के बाद भी जापान अपने आप को कैसे लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, ये अपने आप में जापान की विशेषता है। और छोटा सा ही देश है, लेकिन रूस को भी इसने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। रूस सोच लीजिए इतना क्षेत्रफल में इतना बड़ा देश, लेकिन उसको भी परेशान करने वाला जो देश था जापान था। जापान की हिरोशिमा, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, जापान की हिरोशिमा और नागासाकी जैसे डिस्टेंस अगर वर्तमान में हम लोग बात करें तो भारत के लिए जैसे क्या है, दिल्ली और मुंबई की बात होती है, उसी प्रकार से जापान का हिरोशिमा और नागासाकी शहर था डिस्टेंस परमाणु बम गिराया गया था, जो ये था 1945 की घटना थी। और एग्जैक्ट अगर जानना चाहेंगे तो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को डिस्टेंस जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है। और ये गिराया गया था डिस्टेंस, ये देखिए समय याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये पूरी दुनिया उस समय समझ लीजिए कि रुक गई थी। 10 बजकर कब गिराया गया था? 10 बजकर 10 मिनट पर। मैं यहाँ पर एक बोनस में आप लोग को एक चीज़ बता रहा हूँ, इसीलिए डिस्टेंस देखिए, जब भी घड़ियों कभी भी बंद घड़ी आप लोग को मिलती है तो 10 बज के 10 मिनट पर वो हमेशा घड़ी की बैटरी को रोका जाता है, 10 बजकर 10 मिनट पर, क्योंकि 10 बज के 10 मिनट पर ही परमाणु बम गिराया गया था डिस्टेंस, और पूरी दुनिया रुक गई थी। समझ लीजिए घड़ी की क्या बात है। तो इसीलिए देखिए घड़ियों में डिस्टेंस 10 बज के 10 मिनट पर हमेशा बैटरी को, ये एक एक्सटर्नल था नॉलेज आप लोग को जो दिया गया। तो 1945 में किया गया था रजिस्ट्रेशन, और इसके बारे में कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, क्या तबाही आई, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो खुद ही डिटेल में इसके बारे में जानते भी हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए हम लोग का डिस्टेंस क्या है अगला नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जो स्थापना हुई थी डिस्टेंस, वो कब हुई थी? ये हम लोग का प्रश्न संख्या कौन सा है? ये हम लोग का प्रश्न संख्या है और यार एक बात तो याद रखिएगा डिस्टेंस में कि IAEA का भी पूरा फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी डिस्टेंस? 1947, 1950, 1955, 1957। तो डिस्टेंस की स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डिस्टेंस, ये प्रश्न था आप लोगों का। चलिए नागरिक शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र के बढ़ते हम लोग, इसे नागरिक शास्त्र भी बोलते हैं, सिविक्स भी बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं, डिस्टेंस राजनीतिक शास्त्र भी बोलते हैं। तो किसी भी तरीके से आप लोग जिस जो भी कहना चाहें कहें, लेकिन ये प्रश्न, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है और एक भी प्रश्न छोड़ने लायक नहीं है डिस्टेंस। देखिए निम्न में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई? देखिए सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? चीन ने, दक्षिण कोरिया ने, भारतवर्ष ने, जापान ने। तो डिस्टेंस देखिए जो खुले द्वार की नीति अपनाने वाला जो देश था वो था चीन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना डिस्टेंस, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है ना। खुले द्वार की नीति क्या थी, क्या था, क्यों लाया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहाँ पर मिल्क मैन के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्टेंस, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक बात मेरी बात याद रखिएगा, न देखना डीजे सर का वीडियो वादा, न देखना डीजे सर का वीडियो वादा, नहीं तो हल नहीं हो पाएगा बोर्ड की बाधा। यदि बोर्ड की बाधा को आप हल करना चाहते हैं डिस्टेंस, तो वीडियो डीजे सर का जो वीडियो है उसे पूरा कंप्लीट देखना पड़ेगा आप लोगों को। भारत के मिल्कमैन के रूप में किसे जाना जाता है? MS स्वामीनाथन को, वर्गीज कुरियन को, KN राज को, JC कुमारप्पा को। तो डिस्टेंस देखिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो थे उन्हीं को मिल्कमैन ऑफ इंडिया के रूप में, नहीं भारत के मिल्कमैन के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डिस्टेंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर और इसका पुष्टिकरण किया था। कब किया था? 2002, 2003, 2004 और 1997 में। तो डिस्टेंस देखिए भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षर किए थे, पुष्टिकरण किया हुआ था, वो
2002 में किया था। नहीं, इस प्रश्न का विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिस्कशन हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्नों को। और सभी के सभी जो प्रश्न हैं वो एक से बढ़कर एक हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ने लायक नहीं है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर देखिएगा एक बार। चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1949 में हुआ था। कब हुआ था? ये जो भी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 1949 में जो हुआ था चीन की क्रांति हुआ था। ठीक है डिस्टेंस, ये भी प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नक्सलवादी आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन के बारे में जैसे मैंने पढ़ा भी रखा है आप लोग को। नक्सलवाद से देखिए बड़ा परेशान है इस समय। आतंकवाद तो अलग एक समस्या था, अब तो एक नक्सलवाद ही आ चुका है, वो भी अलग परेशान करता है। आप तो देखिए क्या कितने बड़े पैमाने पर ये फैल भी गया है। तो इनमें में से कौन सा जो नेता थे वो नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ नाम है, इनमें से जो दिया गया है? तो नाम से ही पता चल जाएगा। जिस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है तो ऑटोमेटिकली आप लोग बता देंगे। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से नक्सलवादी आंदोलन से तो कोई मतलब नहीं। जयप्रकाश नारायण को तो अभी ऊपर प्रश्न में बात किया गया था, संपूर्ण क्रांति की बात हो गई थी वहां पर उनके साथ। चारू मजुमदार, चारू मजुमदार जो नाम है दिख रहा है डिस्टेंस, यही जो नक्सलवादी आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में या तो मुख्य नेता के रूप में चारू मजुमदार का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। ठीक है ना? तो चारू मजुमदार जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं अपडेशंस। यहाँ पर देखिए ताशकंद समझौता की बात आ रही है। ताशकंद समझौता, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो ताशकंद समझौता हुआ था तो हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो डिस्कस ये हुआ था 1966 में। ठीक है ना? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डिस्कस आप लोगों का। 1991 में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन ये भी है। और ये डिस्कस लगभग 35 पेजों का। अब ये भी प्रश्न, दोनों प्रश्न सॉरी से नहीं है। तो 35 पेजों का डिस्कशन आप लोग के साथ मैंने किया डिस्कस। और लगभग ये कितने प्रश्नों का किया आप लोग खुद काउंट करके बताइए डिस्कशन बॉक्स में जाकर। लेकिन ये प्रश्न मैं आप लोग को दे रहा हूँ, एक काम भी आप नहीं करते हैं सही से। और अगर थोड़ा सा वीडियो डिस्कशन आप लोग को पसंद आया होगा तो इस प्रश्न का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जो मैं अंतिम प्रश्न आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ। 1991 में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था? प्रश्न मेरा फिर से सुन लीजिए, रिपीट कर रहा हूं मैं। 1991 में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था? ये हम लोगों का प्रश्न है। विकल्प देखिए क्या क्या दिया गया। सोवियत संघ की राजनीति तथा आर्थिक संस्थाएं लोगों की आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर सकी, विकल्प नंबर ए है। विकल्प नंबर बी दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था। विकल्प नंबर सी दिया गया बहुत से देश सोवियत संघ के विरोधी थे। और जो विकल्प नंबर डी दिया गया है यह सभी। तो जो भी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज के ये महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज आपको कैसे लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और डिस्टेंस जब तक आप लोग का मिलता नहीं है फीडबैक, मज़ा नहीं आता है। तो आप लोग डिस्टेंस अपना फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में या जो मैंने नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है उसके माध्यम से तो कुछ ना कुछ वार्तालाप जरूर किया करिए। क्योंकि देखिए ऑफलाइन ऑनलाइन में तो यही दो माध्यम मिलते हैं आप लोग को। ऑफलाइन में तो आप लोगों को मैं चीज़ें देख पाता हूँ कि हाँ किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, कैसे मिल रहा है, कैसे चीज़ें सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन में ये चीज़ें नहीं देख पाते हम लोग। तो डिस्टेंस ऑनलाइन में भी जो दो माध्यम मिले हैं आप लोग को, एक तो कमेंट बॉक्स के थ्रू हो गया, दूसरा क्या हो गया आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। तो उन सभी चीज़ों से आप परिचित जरूर कीजिएगा डिस्टेंस। और फीडबैक अपना ज़रूर दिया करिए, ठीक है? क्योंकि उससे केवल आपको नहीं सुधरना है डिस्टेंस, मुझे भी सुधार करना है। मैं भी अपना बेस्ट कैसे आप लोग को दे सकता हूँ, मैं भी जो भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, वो भी मेरे अंदर सुधार की ज़रूरत पड़ेगी, मैं उसमें पूरा पूरा प्रयास करूँगा आप लोग के लिए बेस्ट करने का। तो डीजे सर का वादा है डिस्टेंस बोर्ड में दिलाएंगे नंबर ज़्यादा। और डीजे सर के साथ मिलकर कर लो बोर्ड की तैयारी, क्योंकि इस बार है आपकी बारी। तो अब की बार बोर्ड पर इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी डिस्टेंस जब आप सभी लोग भी जमकर मेहनत करेंगे। डीजे सर का कहना है रेगुलर इस चैनल से भी पढ़ते रहना है। तो याद रखिएगा डिस्टेंस शाम को आपको कम से कम 2 से 3 घंटे इस चैनल पर भी समय जरूर देना है। डीजे सर जिसका नाम है, लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। डीजे सर की नैया बनेगी आपकी बोर्ड की खवैया। तो डिस्टेंस और आप लोगों को डिस्टेंस इस चैनल के सपोर्ट के रूप में एक काम जरूर करना होगा, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड, जितने भी आप लोग के अदर स्टेट बोर्ड के भी बच्चे संपर्क में है तो वहाँ तक इस चैनल का लिंक जरूर फैलाइए, ठीक है? तो डिस्टेंस से शेयर जरूर कीजिएगा।
इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर जरूर